हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट साइकोलॉजी। आज हम एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान डाउनफॉल। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंसेस के जो लोग हैं या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड या हमारे बाकी के जितने भी इदारों के अंदर थिंक टैंक्स हैं और हमारे मीडिया के अंदर लोग हैं, तो वो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करते रहते हैं। और आए रोज़ हम न्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ें देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के मसाइल का सामना है, और हर कोई अपने हिसाब से और अपनी तरह से ही उसकी एक एक्सप्लेनेशन बयान करता है। लेकिन मेरे मुताबिक ये चीज़ है कि हमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनको साइकोलॉजिकल भी देखना चाहिए कि उनकी कौन-कौन सी साइकोलॉजिकल वजूहात हैं, जो बाइस बन रही हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़े लंबे अरसे से एक पाकिस्तान की क्रॉनिक हिस्ट्री चलती आ रही है कि पाकिस्तान को जिस तरह के मसाइल का सामना है, उसमें इकोनॉमिक लॉसेस हैं, फॉरेन डेब्ट है या उस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं, वो किस तरह से लिंक्ड हैं हमारे पाकिस्तान के लोगों की साइकोलॉजी से और पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों की थिंकिंग से। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल 1 मिनट साइकोलॉजी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से मेजर इश्यू हैं जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेररिज़्म। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक बड़े लंबे अरसे से टेररिज्म के अंदर घिरा हुआ है। पाकिस्तान को बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है दहशतगर्दाना वाक़यात का सामना करना पड़ा है। उसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने जान भी दी है, हमारे काफ़ी सारे आर्म फोर्सेस के जवानों ने भी शहादत दी है। उसके अलावा आम सिविलियंस ने भी बहुत ज़्यादा बड़े फिगर में जो है शहादत दी है और लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गँवाई हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करता आ रहा है, और स्पेशली जो पिछले 20 सालों के अंदर इस मसले ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया। उसके बाद पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है, और ये 75 ईयर्स से जो हमारा पाकिस्तान जब से बना है, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूअस एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को प्रिवेल नहीं किया गया, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती रही है मुल्क के अंदर, और मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को बाकी मसाइल का बहुत सीवियरली सामना करना पड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक फेलियर्स हैं। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो एक टाइम के बाद आके फेल हो जाती हैं, और हमें कंसिस्टेंट वे में उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक काफ़ी लंबे अरसे से इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक फेलियर उसी की वजह से हमारा जो अगला इशू वजह बन रहा है, तो फॉरेन डेब्ट्स हमारा बढ़ रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं। और उसके अलावा जो टेररिज्म का जो इशू था, उसकी वजह से हमें अपने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने का मौका ही नहीं मिला, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जल्दी पर तेल का काम किया है। तो उसमें से क्या हुआ कि हमारे जो फॉरेन डेब्ट्स हैं, वो इतनी तेज़ी के साथ बढ़े हैं पिछले कुछ अरसे के बाद के, और पुअर मैनेजमेंट और पुअर पॉलिसीज़ की वजह से, और जो हमारी एक साइकोलॉजिकल जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनकी वजह से हमारे फॉरेन डेब्ट्स में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ। और ये सारी चीज़ें वजह बनी हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर है, या हमारे जितने भी रोज़गार से वाबस्ता सेक्टर्स हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तानी नौजवानों को असरअंदाज कर रहा है, और उनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े मनफी असरात ला रहा है। तो जिसकी वजह से लोगों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद करप्शन का जो इशू है, वो बहुत सीरियस लेवल तक पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, और इसकी भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल वजूहात हैं। इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि करप्शन ने किस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुँचाया है। और आए रोज़ आप देख सकते हैं कि बिग स्कैंडल सामने आ रहे हैं, और मुल्क के अंदर जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, तो उनकी करप्शन सामने आ रही है। तो ये भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इश्यू का सामना है, और इसकी भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन सी साइकोलॉजिकल वजूहात हैं। उसके बाद इनजस्टिस, पाकिस्तान में गैर मुनसिफाना रवैया होना इदारों का, स्पेशली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो हमारी किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, या लोगों की जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह से इस मसले की वजह बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन मसाइल के इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं लोगों के ऊपर, उनकी क्या साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें सबसे पहले लाज़िम बात है, जब मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, करप्शन होगी, इनजस्टिस होगा, या लोगों को जो गिवन राइट्स हैं उनको नहीं मिलेंगे, तो लाज़िम बात है उनके अंदर एक एंग्जायटी पैदा होगी, उनके अंदर एक ज़हनी इंतशार पैदा होगा कि वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार भी रहेंगे, और उनकी जो जज्बात और जो इमोशनल एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के अंदर गुस्सा, इंतशार और मुल्क से नफ़रत वाला जो जज़्बा है ना, वो पैदा होगा। एंग्ज़ायटी वजह बनेगी लोगों की, क्योंकि ये सारे मसाइल वजह बन रहे हैं एंग्ज़ायटी की, और एंग्ज़ायटी वजह बन रही है लोगों की ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। और फिर वो लोगों का जो नज़रिया अपने मुल्क की तरफ, जो मुल्क के मुतल्लिक़ जो नज़रियात हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट्स को लेकर या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर। और ये चीज़ फिर वजह बन रही है, जब मुल्क के अंदर इतने बुरे हालात होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया है, वो भी इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। तो लोगों के अंदर एक किस्म का लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो रहा है, और डेवलप हो चुका है कि काफ़ी हद तक लोग पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो है ना, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं करते, कि वो ये समझते हैं कि शायद वो किसी एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो बुनियादी सहूलियात है वो नहीं मिल रही। खैर, वो एक चीज़ अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है लोगों की, और ये चीज़ बहुत बुरे तरीके से लोगों की एस्टीम के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। जो मुल्क के हालात हैं, करप्शन है, इनजस्टिस है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ हैं, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फॉरेन डेब्ट्स हैं, और ये जितने मसले हैं, ये लोगों के अंदर एक स्टीम का इश्यू बन रहा है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड हो रहा है। उसके बाद पब्लिक मिसट्रस्ट है। लाज़मी बात है, जब आपकी पुअर पॉलिसीज़ या आपकी मैनेजमेंट फेलियर हो जाएगा, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो जाएगी और नाकाम हो जाएगी, पब्लिक को जो उसको बेनिफिट डिलीवरी है, या पब्लिक को जो जिस काज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, पब्लिक को वो डिलीवर नहीं आप कर पाते, या पब्लिक राइट्स हैं या पब्लिक फैसिलिटीज़ आप उनको डिलीवर नहीं करेंगे, तो आप पब्लिक का मिसट्रस्ट होगा। आप बिग नैरेटिव बिल्ड कर लें, आप पॉलिटिकल एजेंसीज़ बना लें, आप बड़े-बड़े स्लोगन्स बना दें, लेकिन जब पब्लिक काज़ के लिए कोई चीज़ आए, तो आप वहाँ पर फेल हो जाएँ, तो पब्लिक मिसट्रस्ट ऑटोमैटिकली एक आम आम सी बात है, और एक
जनरल सा फिनोमेना है। उसके बाद जब ये सारे मसले अपने एक लेवल तक पहुँच जाते हैं और पब्लिक को जब लगता है कि यार ये चीज़ जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे, स्पेशली जब एक एक फ़र्द वाहिद जब ये सोचता है कि उसके घर के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं, और जब वो अपनी कंट्री को देखता है और उसके अंदर देखता है कि यार ये सारे मसले जो है ना उसकी कैपेसिटी और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उससे बाहर हैं, तो वो एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस, मतलब कि सारे मसले को समझते हुए भी, वो सब कुछ जानते हुए भी उस मसले को हल नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाकी मामलात भी उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर एक मैं बड़ी सादा सी इसकी मिसाल दूँ, अब एक बंदा देखता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं वर्किंग कर पा रहा, तो वो क्या करेगा कि वो इतना मतलब फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं। हालाँकि ये बिल्कुल ना पढ़ाना भी तो कोई दुरुस्त बात नहीं है। तो इस तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि अगर मुल्क की इकॉनमी शटर्ड हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पर, अगर एक थिंकिंग डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान के जी फॉरेन डेब्ट्स बढ़ गए हैं, तो एक इंडिविजुअल को भाई अपने लेवल पर तो काम करना चाहिए, लेकिन लोग वो एक नेशनल फिनोमेना को ज़हन में लेके लर्न हेल्पलेसनेस वाली जो थिंकिंग वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब इतने बड़े लेवल पर ये काम गलत हो रहा है, तो मेरी क्या मजाल है कि मैं इस चीज़ को सही कर सकूँ। तो ये जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोगों की इस तरह की थिंकिंग रखना भी पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक और गलत है। उसके अलावा मॉरल डाउनग्रेडिंग है कि लोगों को जब पता है कि मुल्क के अंदर ना कानून है, ना कोई ज़ाब्ता अखलाक है, तो लाज़मी बात है जो सोशल इविल्स हैं और लोगों के अंदर जो अखलाकी बुराइयाँ हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। इसकी जो हमें सादा सी मिसाल बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर ऐसे केसेस आए हैं जो बड़ी अखलाकी अबतरी का शिकार रहे हैं। बड़े-बड़े लोग जो हैं वो ऐसे-ऐसे स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व्ड आपको नज़र आएँगे कि आप हैरान रह जाएँगे। उसके बाद रियट्स और चॉज़ है कि मुल्क के अंदर अफरा-तफरी और इंतशार की कैफ़ियत हर वक़्त रहती है, कभी इलेक्शंस को लेकर, कभी इकॉनमी को लेकर, कभी बिल्स को लेकर, कभी इदारों को लेकर, मुख्तलिफ़ किस्म के ये आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर रियट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के दंगे, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को लेकर, तो कभी किसी मसले को लेकर। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा लोगों की साइकोलॉजी है जो बता रही है कि लोग किस तरह से थिंक कर रहे हैं, और मुल्क के हालात जो हैं एक रेसिप्रोकल रिलेशन क्रिएट हो रहा है कि लोगों की थिंकिंग नेशनल माइंडसेट बन रही है और नेशनल लेवल के ऊपर जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो बन बन रहे हैं, वजह लोगों की थिंकिंग की वजह बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ गया है, और हम देखते हैं अक्सर न्यूज़ के अंदर भी आपको देखते होंगे छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर लोगों का जो एग्रेसिव रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा हुआ है, और वो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो टॉलरेंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। और ये चीज़ भी बड़ी एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए खतरनाक है, स्पेशली वो मुल्क जिसको ऐसे यूथ की या ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आगे प्लेटफॉर्म पर आएँ, आगे मुल्क के लिए कुछ करें या पाकिस्तान की बेहतरी कुछ करें। उनके अंदर अगर इनटॉलरेंस होगी, एक्सट्रीमिज़्म होगी, तो वो कहाँ मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। वो तो इन्हीं बुनियादी चीज़ों में पड़े रहेंगे और इंतशार और अफरा-तफरी और गम-ओ-गुस्से वाली सिचुएशन के अंदर ही रहेंगे। ब्रेन ड्रेन का इश्यू पाकिस्तान के अंदर बहुत सीरियस लेवल तक बढ़ रहा है। स्पेशली आप देख रहे होंगे ये पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और ख़तरनाक हद तक हुआ है। हमारे काफ़ी सारे नौजवानों ने ग्रीस का इश्यू जो हुआ है यूनान का, उसके अंदर बहुत सारे हमारे नौजवानों ने अपनी जान भी दी है, इसी वजह से कि गैर मुल्क में जाकर वो रोज़गार हासिल करने के लिए। ये क्या चीज़ वजह बनी है? बेसिकली मुल्क की हालात वजह बनी है कि उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई कि यार पाकिस्तान के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो कुछ करेंगे भी तो उनको उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर एक्सट्रीमिज़्म है पाकिस्तान के अंदर, शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है। आए रोज़ किसी न किसी गैर मुस्लिम को या किसी बंदे को कभी ख़त्म नबूवत के नाम पे, तो कभी तौहीन रिसालत के नाम पे, या किसी और रिलीजियस वजह के नाम पे उनको कत्ल कर दिया जाता है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बहुत ज़्यादा मतलब कर दी जाती है, जिसका कानून या मावराए अदालत ये सारे मामलात कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान का जो नेशनल इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। इंटरनेशनल लॉबी ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान को डिफेम करने के में, और पाकिस्तान का इस इमेज डाउन होने की वजह से पाकिस्तान की जो बाकी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो एक सोशल स्टेटस है, जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेटस है, या पाकिस्तान की जो एक रिकॉग्निशन है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो बाकी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री हो गया, हमारी टूरिज्म हो गई, ये सारी इम्पैक्ट हुई हैं और इम्पैक्ट होती आ रही हैं इन्हीं चीज़ों को। जैसे एक्सट्रीमिज़्म के लोग जब पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार एक ऐसा मुल्क है जैसे जहाँ पर एक्सट्रीमिज़्म, शिद्दत पसंदी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग मज़हब को लेकर, शायद मज़हब को मानते कम हैं, लेकिन मज़हब के नाम पर दंगे बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा सोशल इविल्स की बहुत सारी फॉर्म्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पोर्नोग्राफी हमारा बड़ा नेगेटिवली एक कंसिडरेशन है इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तानी लोग जो हैं सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्चर्स हैं और पॉर्न देखते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों के साथ रेप और बच्चियों के साथ रेप और इस तरह के वाक़यात भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक साइकोलॉजिकल इनकी बेसेस हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा डिसइंटीग्रेशन है। नेशनल लेवल पर हमारी थिंकिंग अभी तक ये डेवलप नहीं हो सकी कि हम अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकें कि हम एक कौम है या हम एक मुल्क हैं, और हमारा मुल्क पहले है या हमारी हम उससे भी पहले हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है जो कि इस्लाम के नाम पर ये मुल्क लिया गया था। हमारी एक मुस्लिम आइडियोलॉजी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी के बेस पर ये मुल्क लिया गया था। उसी आइडियोलॉजी को हम संभाल कर अगर हम अभी तक जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रेशल बेसिस पे हम जो है ना इलाकाई तसब्बाना सोचों को लेकर अभी तक हम इलाकाई सोचों में घिरे हुए हैं। तो वो सूबाई सोचों को लेकर कोई पंजाबी, पठान, बलोच और सिंधी और इस तरह की थिंकिंग को अभी तक हमारे अंदर से ख़त्म नहीं किया जा सका। अभी तक हम लोग जो है बटे-चटे लोग हैं, और जिंगोइज़्म है बहुत ज़्यादा कि मुल्क के नाम पे या इस तरह की शिद्दत पसंदी को इख्तियार कर लेना और एक्सट्रीम लेवल तक चले जाना किसी भी मामले को लेकर, तो ये जिंगोइज़्म भी पाकिस्तान को बहुत बैडली इम्पैक्ट कर रहा है, पब्लिक साइक को इफ़ेक्ट किया इसने। तो ओवरऑल ये चीज़ें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इनका, नेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं लोगों के इंडिविजुअल्स की साइक के ऊपर, और इंडिविजुअल की साइक्स अल्टीमेटली जब एक मॉब थिंकिंग बन जाती है या मैस थिंकिंग बन जाती है, तो फिर एक नेशनल लेवल का फिनोमेना बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन सारे मामलात की जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं सारी चीज़ों को। अगर हम काज़ेज़ में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो नेशनल माइंडसेट है, वो इस तरह से बना दिया गया है कि हम एक पार्टिकुलर थिंकिंग से बाहर ही नहीं निकलते।
इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ा उसके हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर फ़लाँ इदारे ने मुल्क के अंदर जो है ना बड़ा मसला ख़राब किया हुआ है, पाकिस्तान के फ़लाँ इदारे ने जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी गई। इस तरह पॉलिटिकल इदारों को बदनाम करने के लिए उनके बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। उसके अलावा लीडरशिप को डिफेम किया गया है, बड़े-बड़े लोग जो काबिल-तरीन लोग हैं, उनको कोई इतना खातिर-ख़्वाह पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा गया। स्पेशली आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो एक रिसेंट इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उसमें भी उन्होंने अपने यही प्रॉब्लम बताए थे कि जो नेशनल माइंडसेट है हमारा, वो कोई इतना खातिर-ख़्वाह सही और दुरुस्त नहीं है कि हम लोग जो है सही तरीके से सोच सकें कि जिसमें हमारी थिंकिंग के अंदर ये चीज़ समझ आ सके कि हमने करना क्या है और हमारे रोल्स एंड टास्क क्या हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और हमारे राइट्स क्या हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बाद-ए-नज़र रखा गया है, हमें बिल्कुल इन चीज़ों से इग्नोरेंस में रखा गया है, जहालत में रखा गया है। अभी तक लोगों की नेशनल माइंडसेट नहीं डेवलप हो सका कि हमारी कौमी सोच क्या होनी चाहिए। उसके अलावा इस सारे मसले में एक चीज़ बहुत बड़ी वजह बनती है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर। पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो ख़ानदानी निज़ाम जो है ना, उसके अंदर ये एक चीज़ बड़ी हमें सिखाई जाती है कि जी बड़ों का अदब और छोटों का लिहाज़, ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डीपली अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको आप वायलेट करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ फिर खतरनाक हो जाती है। बड़ी इसकी सादा सी मिसाल है, अगर एक कोई अदालत में बैठा जज है या अकाउंटेबिलिटी में बैठा एक ऑफिसर है, जब वो देखता है कि उसके किसी केस के अंदर उसके चाचा, मामा या ताया या कोई उनके रिलेटिव्स इन्वॉल्वड है या उनकी सिफ़ारिश इन्वॉल्वड हो जाती है, जब वो उस मामले में आ जाते हैं और उसको सिफ़ारिश करते हैं, तो वो फिर अफ़सर उस ख़ानदानी जो वैल्यूज़ हैं, उनके शर्मो-शर्मी में, उसके लिहाज़ में, उसके ख़्याल में जो है, वो अपने जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, उसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ बड़ी आप देख सकते हैं, सिफ़ारिश वाला कल्चर इसी वजह से है कि हम लोग अपनी ख़ानदानी वैल्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और अपनी प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल पीछे रख देते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है और लोग इसको समझते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। अगर एक इंसाफ की मसनत पे बैठा बंदा जब देखता है कि एक क्रिमिनल है, करप्ट बंदा है, उसको सज़ा देनी है जब, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी वाइफ़ उसको सिफ़ारिश करती है कि जी मेरे मामे की फलाँ फूफी की ताए की बेटी की मुझे सिफ़ारिश आई है जी, तो आपने ये है ना इनको सज़ा नहीं देनी है, इनको जिस तरह से भी इनकी गुलू खुलासी करा दें। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर हमारी वजह बन रहा है कि हमारे लोगों की जो साइकोलॉजी है उसने डैमेज करके रखी हुई है। उसके अलावा हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो कोई इतना खातिर-ख़्वाह इतना अच्छा नहीं है कि लोगों की जो साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग है वो अच्छे से कर सके, लोगों को काउंसलिंग कर सके, जो हमारे बच्चे फ्यूचर में हमारे बड़े-बड़े ओहदों पर आना होता है जिन बच्चों को, उनको कोई इतनी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ नहीं इनकलकेट करता हमारा एजुकेशनल सिस्टम। सिवाय वो जो है ना रट्टा सिस्टम या वो किताबों की तोता कहानियाँ बस पढ़ा-पढ़ू के और हमें जो है ना एक लिमिटेड लेवल की स्टोरी सुनाकर हमारे बच्चों को बस मार्केट में उतार देते हैं और जब मार्केट में आते हैं तो बिल्कुल फ्लॉप और नाकाम होकर रह जाते हैं। ना उनके अंदर प्रोफेशनल वैल्यूज़ होती हैं, ना एथिक्स होते हैं, ना नेशनल माइंडसेट होता है, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ़ पैसे की जो है ना रेस के अंदर दौड़ रहे होते हैं और वो पैसा ही कमाने के चक्कर में लगे होते हैं और उनको कोई पता नहीं होता कि उसमें पैसा कमाने के लिए कौन-कौन सी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना होता है। वो इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं, ना उन्हें पता होता है। उसके बाद हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया है, हमारी आप देखें कि स्पेशली जो हमारी हिस्ट्री आप देख लें उठा के, तो मुसलमानों के अंदर बहुत सारे नुकसान जो पहुँचाया, तो गद्दारों ने पहुँचाया, मुनाफ़िकों ने पहुँचाया और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया गया, हमारी हिस्ट्री हमें पढ़ाई भी इस तरह से गई है कि जी ट्रस्ट गैप है बहुत ज़्यादा, इवन कि हमारी लीडरशिप के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है और लीडरशिप ने पब्लिक कॉज़ को भी डैमेज किया है। और उसके अलावा पाकिस्तान की अगर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को देखें, तो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की एक हिस्ट्री आ रही है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के थिंकिंग वाले लोग जो है ना फॉर द टाइम बीइंग लीडरशिप पे आते रहे हैं, या पाकिस्तान में वो अपर लेवल पे या हायर पोस्ट पे ऊपर या अपने हायर लेवल पर जब आकर भी उन लोगों ने जो है कोई खातिर-खा काम नहीं किया और एक ट्रस्ट गैप डेवलप हो गया लोगों के ज़हनों में कि यार वो फलाँ बंदा आया था, उसने भी जब कुछ नहीं किया तो इसने भी कुछ नहीं करना। मतलब लोग एक-दूसरे के बारे में या अपनी जो लीडरशिप है उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। और ना ही लीडरशिप ने इस चीज़ को कोई प्रूव किया है कि वो कोई इतनी खातिर-खा पब्लिक काज़ के लिए काम करेगी। उसके अलावा हमारी जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं। लोग रिलीजन को मानते कम हैं, रिलीजियस के नाम पे झगड़े ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा दीन में बड़ी साफ और वाज़ेह बातें हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी जो मैं दीन फ़ॉलो कर रहा हूँ बाकी सारे उसको अंधाधुंध फ़ॉलो करें और सिर्फ़ मैंने ही जन्नत में जाना है और बाकी जो है ना वो तो जहन्नम में जाएँगे। और ये जो रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये वजह बन रही है पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी की और रिलीजियस इंटॉलरेंस की, और इसकी वजह से जो है लोगों का आपस में बामी नफ़ाक और आपस में बुग़्ज़ और नफ़ाक रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग एक-दूसरे को लेकर ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। जब ट्रस्ट नहीं डेवलप होता तो लोगों के अंदर कोहेशन नहीं पैदा होता। स्पेशली इसकी बड़ी मिसाल इदारों को ख़राब करने में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि इदारों के अंदर बैठे काबिल-काबिल लोग अपनी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर दूसरे इंसान के साथ काम करना नहीं चाहते। वो मुल्क की काज़ को छोड़कर वो अपने रिलीजियस और पर्सनल मैटर्स के ऊपर जो है ना वो इदारों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग भी इन तमाम मसाइल की वजह बन रहा है। उसके बाद हमारी कल्चरल पॉलिसीज़ हैं, हमारे कल्चर को लेके बहुत सारे हमारे कल्चर के अंदर ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं जो ओवरऑल आके हमारे नेशनल लेवल पे नुकसानदेह चीज़ें बन जाती हैं। जैसे कि हमारे कल्चर के अंदर ख़वातीन को हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी चार दीवारी और चादर के अंदर ही रहें तो बेहतर है, और हमारा जो कल्चर इस तरह का है, औरत पर्दे के अंदर ही रहे। और इसी चीज़ की वजह से क्या हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर जो काबिल-तरीन ख़वातीन हैं, जो अच्छी-अच्छी औरतें हैं, जिनके पास काबिलियत है, सब कुछ वो घर के अंदर ही रह गई हैं, घर के अंदर ही, घर की चारदीवारी की होकर रह गई हैं। और इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो हमारे कल्चर की वजह से ख़राब हैं। कि अब ये चीज़ें अगर एक मिसाल दें कि करप्शन को जो है हमने एक टाइम के तक हम बुरा मानते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी अब ये कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर ये चीज़ घुसती जा रही है कि हम इसको एक आम सी बात मानने लग गए हैं। और इस वजह से कल्चरल पॉलिसी जो है हमारे लोगों की ज़हनों की जो है ना एक थिंकिंग उसको ख़राब कर रही है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल पॉलिसीज़ हैं कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको कुछ लोग किसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग किसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ इसको बहुत ज़्यादा रिलीजियसली एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं कि पाकिस्तान को जो है ना कट्टर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं जी बिल्कुल लिबरल स्टेट होना चाहिए। तो आइडियोलॉजिकल पॉलिसी जो है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं कलेक्ट कर पा रही।
कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुल्क के लिए कुछ सोच सकें या अपने नेशन के लिए कुछ कर सकें। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में थ्रू लीडरशिप इशू रहा है, हमारे पास लीडरशिप वाइड रहा है, हमें एक अच्छी और काबिल लीडरशिप नहीं मिल सकी। ऐसी लीडरशिप जो बिल्कुल बेस लाइन से निकल कर नेशनल लेवल पर थिंक कर सके। पाकिस्तान को जो भी लीडरशिप तकरीबन मिली है, वो शुरू से लेकर अब तक बस एक खास पार्टिकुलर फ़िरका या पार्टिकुलर जो एक रेशियल बैकग्राउंड है, उनको तो शायद स्पॉन्सर करती नहीं है, उनकी थिंकिंग को तो सपोर्ट करती नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल नेशनल लेवल की थिंकिंग है, उसको अभी तक किसी लीडरशिप ने नहीं परवान चढ़ाया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डाइवर्सिटी है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान के अंदर। ये जो हमारी फ़िरका वाराना और हमारी जो लिसानी और सूबाई तसव्वुयत है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है कि लोग एक दूसरों को पसंद नहीं करते, एक सूबे से दूसरे सूबे के लोग को इतनी खातिर पॉजिटिव इमेज नहीं रखते। तो ये चीज़ें सारी ओवरऑल एक वजह बन रही हैं, लोगों की थिंकिंग डैमेज कर रही है, और जब डैमेज थिंकिंग होती है, पब्लिक मैस थिंकिंग जब बन जाती है, तो वो फिर एक नेशनल फिनोमेना बन जाता है। उसके अलावा इन सारे मसलों को हल करने के लिए कोई खातिर अच्छी स्ट्रेटजी नहीं डेवलप की गई। फॉल्स स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की गई हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके तो पॉलिटिकल हल बताए गए हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर हल बताए गए हैं, या कोई इस तरह की जो जिसे कह सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्री काम है, वो तो सारे किए गए हैं, लेकिन जो राइट स्ट्रेटजी अब एक मसले की वजह साइकोलॉजिकल है, उसको नेग्लेक्ट करके आप उसको किस तरह से आप उसको इकोनॉमिकली सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक लिंक्ड हो सकता है आपकी साइकोलॉजी से, लेकिन साइकोलॉजी को इकोनॉमिक के साथ भी तो आपको एक कंपैटिबिलिटी क्रिएट करनी होती है। तो ओवरऑल एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ नहीं बनाई गई हैं कि जो सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इन तमाम मसाइल को हल कर सकें। अब हम बात करेंगे ये सारे मसलों की वजह तो हमने बता दी, अब हम बात करेंगे कि इन मसलों को हल करने के लिए कौन-कौन सी आखिर चीज़ें हैं, कौन-कौन सजेशंस हैं जिनको हम बरोकार लाकर इन मसलों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम हमारी ओवरऑल ये अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में रहेगी कि हमने इन मसलों को सॉल्व कैसे करना है। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें बुनियादी तौर पर ज़रूरी है, तो वो है हमारी लीडरशिप। अगर हमारे पास अच्छी और काबिल लीडरशिप है और हमें मिलती है पाकिस्तान को, तो ये मसला बहुत हद तक जो है ये रिकवर हो सकता है और दुरुस्त किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास आइडियोलॉजिकल वैलिडेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये लीडरशिप वाली बात अगर इस तरह से मैं बताऊँ कि पाकिस्तान को नेशनल लेवल की लीडरशिप चाहिए, जिसको नेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाए, और उस लीडरशिप के अंदर करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि जो लोगों को इंस्पायर कर सके और लोगों के ज़हनों में उनकी कोई कंट्रोवर्सी ना हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। रिलीजियसली, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, ये जो भी उनकी एक नेशनल लेवल की जो चीज़ें उससे रिलेट कर रही होती हैं, तो लीडरशिप को लेकर कम से कम मिनिमम लेवल की जो कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए पर्सनैलिटी। उसके अलावा हमारी जो आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी नेशनल आइडियोलॉजी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल आइडियोलॉजी के लिए आपका जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वो दुरुस्त होना चाहिए कि आपके एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को बताई जानी चाहिए। मीडिया के अंदर ये चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए। उसके लिए जो लीडरशिप है, वो इस चीज़ को बताए लोगों को। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो कि लीडरशिप भी वही चीज़ बताए, मीडिया भी वही बताए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी वही चीज़ें बताई जाएँ, और फिर जो ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो हिस्टोरिकल ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं हमारे इदारों के अंदर, जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल के अंदर भी, तो हमारी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए कि सारी चीज़ें मिलकर एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर काम करें। ये नहीं कि एक इदारा किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, लीडरशिप किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, स्कूल किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, मीडिया किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गलत है। इसको एक आइडियोलॉजिकल वैलिडेशन बनानी चाहिए, आइडियोलॉजी को दुरुस्त करना चाहिए पहले, फिर उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, सारे मिलकर एक सिंगुलर आइडियोलॉजी के ऊपर काम करें। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए कि लाज़मी बात है, जब आपको आइडियोलॉजी वैलिडेशन बनानी होगी, आइडियोलॉजी सेटअप बनाना होगा, आइडियोलॉजी देनी होगी लोगों के ज़हनों में, तो आपके पास एक अच्छा राइट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। वो स्ट्रक्चर आपके पास किस तरह से डेवलप हो सकता है कि आप अगर आप काबिल-तरीन लोगों को आगे लेके आएँ और चीज़ों को बिल्कुल अलाइन करें। राइट स्ट्रक्चर की बड़ी एक आपको बड़ी हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि एक राइट स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप हो सकता है, जिसमें हम सब लोगों को साथ लेके चल सकें, अपनी मिनॉरिटीज़ को, अपने सूबों के लोगों को, अपनी लिंग्विस्टिक जो हमारे डिफरेंसेस हैं, उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कल्चरल बैरियर जो हैं, उनको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल अलाइन्ड हो, सारे लोग उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल, वही जो पहले बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारी यूँ समझ लें कि हमारी फैक्ट्रीज़ हैं लोगों की साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग करने की। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर रॉ मटेरियल जो आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है, अगर वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसने आगे कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करना। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ से आपका काबिल लोग निकल रहे होते हैं, जिन्होंने आके नेशनल लेवल की चीज़ों को सँभालना होता है, मुल्क को सँभालना होता है। अगर वो चीज़ें ही नहीं दुरुस्त, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही आपके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर काम नहीं कर रहा है, या आपकी लीडरशिप के बारे में कोई मुस्बत असर नहीं पैदा कर पा रहा है, या आपकी बाकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते, फिर बेकार है सब कुछ। फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फैमिली जो होती है इंसान की बेसिक दर्सगाह होती है, इंसान घर से जो सीखता है वही चीज़ लेके बाहर आता है। अगर घर के अंदर मौजूद लोग बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं बताएँगे कि मुल्क की खिदमत कैसे होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, करप्शन क्या चीज़ है, करप्शन से बचना कैसे है, किस तरह से बुरी चीज़ है, उसके अलावा तफ़रक़ाबाज़ी से किस तरह से बचना है, रेशियल तअस्सुब से किस तरह बचना है, ज़बानी, लिसानी जो नफ़रतें हैं, उनको किस तरह से रिमूव करना है। तो फैमिली इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। अगर हर घर, हर ख़ानदान के अंदर बच्चों को राइट वे में तरबियत दी जाने लग जाए, तो पाकिस्तान को हार्डली 10 से 12 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक बिग स्पेक्ट्रम पे चेंज आ सकता है इस चीज़। लेकिन उसके लिए जो है आइडियोलॉजिकल वैलिडेशन और लोगों की एक स्ट्रीमलाइन थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होगी, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी मेजर्स इस तरह के लेने चाहिए कि लोगों के ज़हनों के अंदर एक तशख़्ख़ुस कायम हो जाए कि यार वो सही काम करेंगे,
तो उनको सही उसका बदला मिलेगा। गलत काम करेंगे तो गलत चीज़ का बदला गलत मिलेगा। उसके अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी मैयत बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जुडिशियल सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जो आपका इंसाफ हो रहा हो, वो बिल्कुल साफ हो, लोगों को पता चले कि जो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है, बिल्कुल ईमानदाराना और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर हो रहा है। ये चीज़ वजह बनेगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, लोग जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ऑटोमैटिकली वो उस आइडियोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे। ऑटोमैटिकली लोग जो हैं वो चीज़ों को मानना शुरू कर देंगे और वो फिर नेशनल लेवल की थिंकिंग ऑटोमैटिकली अडॉप्ट होना शुरू हो जाएगी ऐसे। तो वो मुल्क के बारे में लॉयल होना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वही बात ट्रांसपेरेंसी से रिलेट कर रही है कि अगर आपका इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी एहतसाब अगर आपका दुरुस्त नहीं है, तो लोग किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, नहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और इसकी बड़ी सादा मिसाल, बड़ी साफ सी मिसाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ब्रेन ड्रेन है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही चीज़ है कि जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नौजवानों के जहनों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल घुस चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो कुछ करेंगे, उनको इंसाफ के मुताबिक कुछ नहीं मिलेगा और उनको बेगुनाह जो है सज़ा देने में कोई देर नहीं लगेगी और किसी भी मसले में फंसाने में उनको देर नहीं लगेगी। तो ये लोगों के जहनों के अंदर जो एक गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं, ये चीज़ बहुत बड़ी वजह बन रही है पाकिस्तान के जो डाउनफॉल है, इसमें उसका एक बड़ा रोल है। सोशल इंटीग्रेशन करनी होगी हमें कि हमें अपने तमाम लोगों को एक वन लाइन थिंकिंग पिलाना होगा, वन नेशन वन थिंकिंग पिलाना होगा। तो सोशल इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी, जिसमें हमारा जैसे पहले बताया जा चुका है कि एजुकेशन स्ट्रक्चर को सही करना होगा, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होगी। उसके अलावा हमें ये बताना होगा कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे दीन की तालीमात क्या है, हमारा दीन किस तरह से बताता है कि हमें रिलीजियस टॉलरेंस किस तरह से रखनी है। तो सोशल इंटीग्रेशन तभी होगी। फिर उसके अलावा ये सारी चीज़ें घूम-घुमा के रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो 98% आबादी है, वो इस्लाम से वाबस्ता है। और अगर रिलीजियस लोगों का ठीक अगर आप कर दें, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी 70 से 80% प्रॉब्लम्स बड़ी जो है ना वो दुरुस्त हैं। अब रिलीजियस या रिलीजन को ठीक किस तरह से करना है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में जो है, इसमें उलेमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उलेमा से भी बढ़ के है, एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए कि जिसमें तमाम फ़िक़्ह, जो तमाम मसाले के जो लोग हैं, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर जमा हों और वो इस चीज़ को मानें, उस चीज़ को तस्लीम करें कि रिलीजन हमारा एक पर्सनल लाइफ़ के अंदर मौजूद ज़रूर है, हमने रिलीजन और नेशन दोनों को साथ लेके चलना है। वो ऐसी-ऐसी आइडियोलॉजीज़ बनाएँ, ऐसे सेटअप बनाएँ, ऐसी लोगों की ब्रेन वॉशिंग करें, ऐसी ज़हनों की ट्यूनिंग करें कि जो चीज़ उनको स्ट्रीमलाइन करे, लोगों को, पब्लिक को, कि लोगों के अंदर तफ़र्क़ाबाज़ी ना हो, बल्कि लोगों के ज़हनों में सबसे पहले जो प्रायर थिंकिंग होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, तो वो उनका नेशन होना चाहिए, उनका मुल्क होना चाहिए। वो पाकिस्तान काज़ के लिए काम करें, वो देखें कि यार मेरा रिलीजन मुझे करप्शन से मना करता है। वो लोग ज़हनों में ऐसी चीज़ डेवलप करें जो मुल्क की फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि उनको लोगों को टकराव का बायस बने। और बड़ी बेसलाइन चीज़ें कि इबादत कौन-सी करनी है, हाथ कैसे उठाने हैं, कौन-सी चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से आज तक हमारे मुसलमान जो एक प्लेटफ़ॉर्म पर जमा नहीं हो सके, हमारी नेशनल थिंकिंग नहीं डेवलप हो सकी। तो हमारे रिलीजियस उलेमा का किरदार, हमारे बड़े थिंक टैंक्स का किरदार इसमें बहुत अहम है कि हमारी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर हम की इश्यूज़ की बात करें, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि हमें अपनी वैल्यूज़ को समझना होगा और हमें अपनी वैल्यूज़ दुरुस्त करनी होंगी कि कौन-सी चीज़ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और कौन-सी चीज़ हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अहम है कि लोगों की ज़िम्मेदारियाँ अगर वो समझ जाएँ, तो हर कोई अगर अपना किरदार अदा करे, तो ऑटोमैटिकली जब सारे लोग इस तरह करने लगेंगे, तो वो एक नेशनल लेवल पे उस चीज़ का एक असर बहुत अच्छा आएगा। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट एक फ़ोर्स है जो लोगों को लेके चल रही होती है। अगर फ़ोर्स सही वे में और दुरुस्त अंदाज़ से नहीं इस्तेमाल की जाती, तो उस चीज़ के असरात बड़े नेगेटिव हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो राइट पॉलिसीज़ बनाए, राइट लोगों को आगे लेके आए, ट्रांसपेरेंसी बनाए, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत करे। और जो बाकी मेजर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हो गए, सोशल वैल्यू से रिलेटेड हो गए, उनको दुरुस्त करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं, उनको भी दुरुस्त करे। लॉयल्टी डेवलप करे, लोगों के अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, लोग खुद भी लॉयल्टीज़ देखें कि हमारा मुल्क हमारे लिए प्रायोरिटी है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉयल्टी डेवलपमेंट पे काम करे, लोगों की लॉयल्टी, और लॉयल्टी डेवलप करने के लिए आप जब एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएँगे, इंसाफ के तमाम तकाज़े करेंगे, राइट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे, ऑटोमैटिकली लॉयल्टी आएगी। उसके लिए टॉलरेंस होनी बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के अंदर। टॉलरेंस का बहुत फुकदान है, टॉलरेंस के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। जो बर्दाश्त है, क़ुव्वत बर्दाश्त, उसको बढ़ाना चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए, इसमें उलमा का किरदार बहुत अहम है। थिंक टैंक्स का किरदार बहुत अहम है, हमारे मीडिया पे बैठे लोगों का किरदार बहुत अहम है। उसके जो डिस्टर्बेंस क्रिएटर्स हैं, उनको निशान-ए-इबरत बनाना चाहिए। जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनको इस तरह से निशान-ए-इबरत बनाएँ कि लोगों के ज़हनों में क्लियर कट पता चले कि भई इंसाफ के तमाम तकाज़े मद्देनज़र रखकर वो फलाँ बंदे ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार का बायस बन रही है, उसको बिल्कुल इंसाफ के कटहरे में लाया गया है, पूरा इंसाफ किया गया है और उस इंसान को जो भी सज़ा जज़ा है वो की गई है, उसकी जो ट्यूनिंग थी वो कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को पता चलेगा कि अगर वो गलत काम करेंगे, तो भाई उनकी पूछ-गछ होगी। ये नहीं कि वो दंदनाते फिरते रहें। तो ओवरऑल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। हमारे ये वीडियो मफ़ाद आमा के मकसद को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।